का विषय है कि आखिरकार इसका कारण क्या रहा। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जुलाना से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध हालत में बिजली कर्मी ने खुद को गोली मारी है। आखिरकार इसका कारण क्या रहा, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। जो मृतक के पिता हैं, उनके बयान के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रामकाली गांव की यह घटना बताई जा रही है। जगनेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जगनेश, अभी क्या अपडेट है इस खबर के बारे में? बिल्कुल, ये देर रात की घटना थी और इस पे जब इसको रोहतक जींद सरकारी अस्पताल में ले जाया गया तो जहां डॉक्टर इसको मृत घोषित कर दिया था, उसके बाद से पुलिस इस मामले में जांच में लगी हुई थी कि आखिर उसके हथियार उसके हाथ में, उसके फादर का हथियार कैसे हाथ में लगा। और इस मामले में अभी तक पुलिस कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जो उसका पोस्टमार्टम है उसको होने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाएगा, उसके बाद ही पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जगमेश। तो रामकाली गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये समय बताएगा। अब बात करेंगे झज्जर की, जहां पर डीघल गांव में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे किसान। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा। डीघल रैली स्थल पर पहुंचेंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। झज्जर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीघल गांव में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंचे हैं। कृषि कानूनों के समर्थन में देखिए बीजेपी की तरफ से यहां पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से किसानों को आश्वस्त करवाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें यहां पर होती हुई, और अब ये बड़ी खबर मिल रही है झज्जर से, जहां झज्जर में बीजेपी की तरफ से ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है। जो किसान कृषि कानूनों के समर्थन में हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। डीघल गांव में ये ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा। डीघल रैली स्थल पर पहुंचेंगे बीजेपी के कई बड़े नेता और वहां पर ये यात्रा निकाली जाएगी। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे रैली स्थल पर। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रही है कि सांसद जो अरविंद शर्मा है वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। झज्जर में ये बीजेपी की तरफ से यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। डीघल गांव में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे हैं किसान। तो देखिए, कृषि कानूनों को लेकर यहां पर तमाम तरह की राय नजर आ रही है। एक धड़ा ऐसा है जो कि कृषि कानूनों के समर्थन में है, तो वहीं एक धड़ा ऐसा नजर आ रहा है जो कृषि कानूनों के विपक्ष में खड़ा है। तो लेकिन बीजेपी की तरफ से अब यहां पर देखिए किसानों को समझाने के लिए कोशिश होती हुई अब ये यात्रा यहां पर निकाली जाएगी बीजेपी की तरफ से। झज्जर में बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा, तैयारियां तमाम की गई हैं। देखिए, सड़कों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर किस तरह से यहां पर ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं, बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे और कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी ये ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है। जगदीप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जगदीप, ये क्या इसका शेड्यूल रहने वाला है यात्रा का? कहां से कहां तक जाएगी, क्या रूट रहेगा, कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? जैसा अध्यक्ष शामिल रहेंगे, रोहतक लोकसभा के एमपी अरविंद शर्मा शामिल रहेंगे और जितने भी प्रत्याशी थे रोहतक लोकसभा के वो सभी शामिल रहेंगे। मनीष ग्रोवर भी शामिल रहेंगे इसमें। और ये डीघल गांव से लेकर सांपला तक जाएगी। सांपला पे दीनबंधु सर छोटू राम की एक स्टैचू लगाया हुआ है, ये वहाँ पार्क में जाके खत्म होगी जहाँ पर दीनबंधु सर छोटू राम का स्टैचू लगा हुआ है। जी सुनो जगदीप, ये क्या रहेगा, इसकी यात्रा का शेड्यूल क्या रहने वाला है? कहां से कहां तक जाएगी ये यात्रा? देखिए, डीघल गांव से लेकर ये सांपला तक जाएगी। सांपला जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सांपला तक जाएगी। वहाँ पे दीनबंधु सर छोटू राम की एक मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे जाके इसका समापन होगा। जी सोनल। जगदीप, अभी सांसद अरविंद शर्मा के पहुंचने की खबर तो मिल रही है, और कौन कौन से नेता इसमें शामिल रहेंगे, कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, इसके बारे में क्या अपडेट है जगदीप? प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंच चुके हैं, मनीष ग्रोवर पहुंच चुके हैं और जितने भी टिकटार्थी थे भाजपा के इस चुनाव में वो सभी टिकटार्थी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे लोकसभा के। कितनी संख्या में वहां पर किसान भी पहुंचे हैं क्या इसमें शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और किसान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं।
और चलिए। जल्द ही यात्रा यहाँ से निकलकर सापला तक पहुंचेगी। ठीक है जगदीप, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा है, किसान भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता हैं वो भी पहुंचे। अभी जिस तरीके से जगदीप ने यहाँ पर बताया कि बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ वो वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ सांसद अरविंद शर्मा भी वहां पर पहुंचे हैं। तो अब देखना ये होगा कि किसानों को आश्वस्त करने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, इस कोशिश में बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है। और चलिए यमुनानगर से खबर का रुख करेंगे। जिला प्रशासन किसानों के बीच जाकर पराली नहीं जलाने के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है। डीसी खुद किसानों को जागरूक करने और इस दिशा में उठाए गए प्रयासों को देखने के लिए किसानों के बीच जा रहे हैं। यमुनानगर में जो एक तरफ से उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ से हिमाचल से सटा हुआ है, उसमें अभी तक पराली जलाने के 10 मामले दर्ज किए गए हैं और ऐसी घटनाएं और ना हो इसके लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है। उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम की जानकारी दी जा रही है। पराली जलाने के नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है। पराली जलाने पर 10 किसानों पर केस भी दर्ज किया गया है। डीसी खुद किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, किसानों को अवेयर करने के लिए कि पराली ना जलाएं। किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रशासन की तरफ से भी देखिए सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं और ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, लोग कितना समझ रहे हैं, उसको लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी खुद उतर रहे हैं, खेतों में जाकर देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। अब देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पराली पर किसानों को जागरूक करने के लिए डीसी खुद किसानों के बीच में पहुंचे हैं और उनको पराली ना जलाने की उनसे अपील की है। और वहीं देखिए प्रशासन पूरा एक्शन में नजर आ रहा है। पराली जलाने वाले 10 किसानों पर केस भी यहां पर दर्ज किया गया है। और बड़ौदा से खबर का रुख करेंगे। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक कुछ ही देर में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। उम्मीदवार के चयन को लेकर इस बैठक में महामंथन होगा। नामों का एक पैनल तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा। ओपी धनखड़, कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि रामविलास शर्मा, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत चुनाव समिति के सदस्य यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, पहले ही ये बात कह दी गई थी। वहीं उम्मीदवार जो है वो गठबंधन का होगा और पार्टी सिंबल जो है वो बीजेपी का रहेगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो एक नामों का एक पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा आज बीजेपी की तरफ से और फिर उसको केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र पर की तरफ से किस नाम पर मुहर लगती है और वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि माथापच्ची का दौर जो है वो लगातार शुरू हो गया है। किसी भी पार्टी की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभी अपना नामों का ऐलान नहीं किया गया है कि किस नाम पर वो भरोसा जता रहे हैं, कौन वो उम्मीदवार होगा जो उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व बड़ौदा में करेगा। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है किसी भी पार्टी की तरफ से। तो कयास संभावना यहाँ पर तमाम लगाई जा रही है लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें, देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारी चल रही है, माथापच्ची का दौर शुरू हो चुका है और आज की ये जो बैठक होने वाली है इसमें तमाम तरह की संभावना यही नजर आ रही है कि बीजेपी चुनाव समिति की इस बैठक में सीएम मनोहर लाल जो बैठक करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो नाम होगा उसके चयन को लेकर इस बैठक में महामंथन रहेगा और उसके बाद जो नामों का एक पैनल जो तैयार किया जाएगा वो केंद्र को भेजा जाएगा और उसके बाद केंद्र किस नाम पर मुहर लगाता है ये अब देखने वाली बात रहेगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता देखिए यहां पर मौजूद रहेंगे, चाहे बात बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ की हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कुछ ही देर में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में काफी हद तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी बड़ौदा उपचुनाव को, जहां तक संभावना नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव के ऐलान के साथ ही अब तमाम पार्टियों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए और उस उम्मीदवार के साथ ही तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो तमाम पार्टियों की तरफ से यहाँ पर चल रही है। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी जो है वो किस नाम पर यहाँ पर मुहर लगाती है, क्योंकि तमाम पार्टियों के लिए ये अब एक बड़ी लड़ाई है। बड़ौदा उपचुनाव को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये साख का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर पूरा दबदबा रहा उस सीट पर और वहां पर काबिज होने के लिए देखिए बीजेपी की तरफ से भी कोशिशें अपनी तरफ से रहेंगी, तमाम पार्टियां अपनी अपनी कोशिशें करेंगी और अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन उतारा जाता है, नाम कौन सा सामने आता है और किस नाम पर मुहर केंद्र की तरफ से लगाई जाती है, ये अब देखने वाली बात रहेगी।
चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव को बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर लड़ेगा। पार्टी सिंबल बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि हलके में ज्यादातर कांग्रेस के ही विधायक बने हैं। हम चुनाव में 54 साल का हिसाब मांगेंगे और साथ ही हम 4 साल का विजन बताएंगे। मैंने हलका वासियों से कहा था कि जब तक नया विधायक नहीं मिलता है तब तक मुझे विधायक समझें। कई विकास के कामों की घोषणा की गई है। हम जनता को बताएंगे आपको काम करवाने वाला विधायक चाहिए या फिर निष्क्रिय। पिछले 6 सालों में सरकार ने देखिए 650 करोड़ लगाए हैं। ये चुनावी जुमला बोल रहे हैं और बिजली, नहरी, सड़कों के काम हमने किए हैं। इन लोगों ने बिल्डिंग बनाकर छोड़ दी, कॉलेज हमने दिए हैं। हुड्डा ने इसे अपना हल्का बताया। किलोई जैसे काम यहाँ पर क्यों नहीं हुए? हम अच्छे एमएसपी पर बाजरा खरीद रहे हैं। हम तो राजस्थान का रोकना पड़ रहा है। हरियाणा में 2150 के हिसाब से बाजरा खरीद रहे हैं। हम किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फिर से लिंक करने का मौका देंगे और पंजाब, राजस्थान का माल हमारे यहाँ पर नहीं लेंगे। हम हरियाणा की जमीन की मैपिंग और ट्रैकिंग करवाएंगे और हर फसल का ब्यौरा होगा। फसल को सीधे खेत में खरीदेंगे। व्यवस्था सुधार रही है और इसीलिए उनको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके की है। विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है। हमने कराया है और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए। आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जा करके बड़े काम करा दिए, ऐसा नहीं है। हमने यहां जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया। ये लोग करते विकास का काम, तो हमको फिर अचानक ये जरूरत नहीं पड़ती। आखिर ये चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने ही दिया ना। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए। नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है। यहाँ हमने कॉलेज की बात की है। यहाँ हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है। यहाँ हमने IMT की बात की है क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीजों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की, हो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी उनको? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है। बड़ौदा और किलोई ये तो 2 आंखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? किलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, IMT हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, क्योंकि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है। जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया। कहा नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है, उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश
इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जा करके वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनेगी। रितेश हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते हैं। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। जिस एमएसपी के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट, ये सब उसी एमएसपी पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है।